हेलो स्टूडेंट्स, आज हम थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर 9 स्टार्ट करते हैं। लेक्चर 9 का टॉपिक है मैक्सिमम वर्क एंड रिवर्सिबिलिटी, अर्थात अधिकतम कार्य एवं उत्क्रमणीयता। स्टूडेंट्स, हमें पता है कि किसी भी गैस के प्रसारण में किया गया कार्य वर्क इज इक्वल टू पी अपोजिंग इंटू डी, अर्थात विरोधी दाब का मान इंटू डी अर्थात आयतन में परिवर्तन का मान, इन दोनों मानों के गुणनफल के बराबर होता है प्रसार कार्य। किसी भी गैस के प्रसारण में एक्सपांशन में किया गया कार्य पी अपोजिंग इंटू डी अर्थात विरोधी दाब का मान इंटू आयतन में परिवर्तन के गुणनफल के बराबर होता है। द एक्सपांशन वर्क ऑफ गैस डिपेंड्स ऑन द अपोजिंग प्रेशर। जो प्रसारण का कार्य है वो हमेशा विरोधी दाब, गैस के ऊपर क्या विरोधी दाब, कितना विरोधी दाब लग रहा है उस पर निर्भर करता है, न कि गैस के दाब पर। नॉट अपॉन द प्रेशर ऑफ द गैस, न कि गैस के दाब पर। अर्थात एक्सपांशन वर्क हमेशा विरोधी दाब पर निर्भर करता है, गैस के दाब पर निर्भर नहीं करता है। इफ अपोजिंग प्रेशर इज जीरो, और यदि विरोधी दाब का मान जीरो होगा, मान लीजिए यदि विरोधी दाब का मान, गैस के जो सिलेंडर है पिस्टन के ऊपर कोई विरोधी दाब नहीं लग रहा है, तो वर्क डन जीरो होगा। क्यों जीरो होगा? क्योंकि अपोजिंग प्रेशर, विरोधी दाब का मान यहाँ समीकरण में कितना हो गया? जीरो हो गया। अतः यह जीरो होने के कारण वर्क डन भी जो है वो जीरो हो जाता है। अतः इफ अपोजिंग प्रेशर इज जीरो, यदि विरोधी दाब का मान जीरो हो जाता है, द वर्क ऑफ एक्सपांशन विल ऑल्सो बी जीरो, अर्थात जो प्रसारण का कार्य है वह भी जीरो हो जाता है। नाउ इफ अपोजिंग प्रेशर इज इंक्रीज्ड कंटिन्यूअसली, अब यदि विरोधी दाब के मान को हम लगातार बढ़ाते जाएं, कैसे? जीरो से अधिक करते जाएं। यदि अपोजिंग प्रेशर का मान अब हम बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा? वर्क ऑफ एक्सपांशन विल बी ऑल्सो बी इंक्रीज्ड, अर्थात जो एक्सपांशन प्रसार कार्य है उसका मान भी बढ़ेगा। अतः नाउ इफ अपोजिंग प्रेशर इज इंक्रीज कंटिन्यूअसली फ्रॉम जीरो, यदि अपोजिंग प्रेशर का मान हम जीरो से बढ़ाते जाते हैं लगातार, देन द वर्क डन विल ऑल्सो बी इंक्रीज कंटिन्यूअसली, तब किए गए कार्य का मान भी लगातार बढ़ता जाएगा। ठीक है, क्योंकि कार्य जो होता है, वर्क डन होता है, वो पी अपोजिंग इंटू डी वी होता है। नाउ इफ अपोजिंग प्रेशर इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ द गैस, और यदि अपोजिंग प्रेशर, विरोधी दाब का मान गैस के दाब के बराबर है, तो पिस्टन मूव नहीं कर पाएगा, पिस्टन स्थिर अवस्था में रह जाएगा, अर्थात गैस में के आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और गैस के आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो डी वी इज इक्वल टू जीरो, चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू जीरो, और चेंज इन वॉल्यूम जीरो हो जाएगा तो वर्क डन फिर से जीरो हो जाएगा। अतः इफ अपोजिंग प्रेशर इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ द गैस, यदि अपोजिंग विरोधी दाब का मान गैस के दाब के बराबर हो जाए, देन नो चेंज इन वॉल्यूम विल अकर, और आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। सो एक्सपांशन ऑफ गैस विल स्टॉप, और इसलिए गैस का जो प्रसारण है यह रुक जाएगा और कोई कार्य नहीं होगा। इफ अपोजिंग प्रेशर इज इंक्रीज्ड मच मोर, और यदि अब हम गैस के प्रेशर की तुलना में भी विरोधी दाब बहुत अधिक बढ़ा दें, इफ अपोजिंग प्रेशर इज इंक्रीज्ड मच मोर, अपोजिंग प्रेशर का मान बहुत ज़्यादा हो जाए, देन द प्रेशर ऑफ द गैस, गैस के प्रेशर की तुलना में, देन द गैस विल स्टार्ट कंप्रेसिंग, तब गैस जो है वो कंप्रेसिंग अर्थात संपीड़ित होनी शुरू हो जाएगी। यह हमें पता है कि विरोधी दाब का मान गैस के दाब से अधिक हो तो गैस का संपीड़न होता है, अर्थात गैस का संपीड़न शुरू हो जाएगा। अतः यह स्पष्ट हो जाता है, हेंस इट इज क्लियर दैट द मैक्सिमम वर्क ऑफ एक्सपांशन इज ओनली पॉसिबल, और अतः जो एक्सपांशन प्रसार कार्य, अधिकतम प्रसार कार्य केवल किस कंडीशन में पॉसिबल हो सकता है? उस कंडीशन में पॉसिबल हो सकता है जबकि अपोजिंग प्रेशर अर्थात विरोधी दाब का मान अनंत सूक्ष्म कम हो गैस के दाब की तुलना में, अर्थात गैस तो एक्सपांशन तभी करेगी जबकि विरोधी दाब का मान कम हो और गैस के दाब का मान अधिक हो, अर्थात गैस के दाब का मान अधिक होगा तभी गैस प्रसारण करेगी, और गैस कब और अधिकतम कार्य इसमें कब हमें प्राप्त होगा? जबकि पी अपोजिंग मैक्सिमम हो। पी अपोजिंग मैक्सिमम तो हो परंतु गैस के दाब से कम हो,
और P अपोजिंग मैक्सिमम हो और गैस के दाब से कम हो। ये किस कंडीशन में पॉसिबल है? ये उसी कंडीशन में पॉसिबल है जबकि अपोजिंग प्रेशर का मान अर्थात विरोधी दाब का मान गैस के दाब की तुलना में अनंत सूक्ष्म रूप से कम हो। कितना कम हो? ओनली dP का डिफरेंस हो। केवल गैस के दाब और अपोजिंग प्रेशर के मान में कितना अंतर हो? केवल अनंत सूक्ष्म दाब की मात्रा से केवल इनके दाबों में डिफरेंस हो। विरोधी दाब केवल इतना ही कम हो गैस के दाब से dP अमाउंट से कम हो। ठीक है, तो मैक्सिमम वर्क कैन बी ऑब्टेन्ड, अधिकतम कार्य किस कंडीशन में प्राप्त हो सकता है हमें? उस कंडीशन में जबकि विरोधी दाब का मान गैस के दाब से अनंत सूक्ष्म मात्रा में कम हो और जबकि दोनों दाबों के मानों में केवल अनंत सूक्ष्म मात्रा का अंतर होता है। तो हमें कैसा सिस्टम प्राप्त होता है? हमें रिवर्सिबल अर्थात उत्क्रमणीय तंत्र प्राप्त होता है। तो इस प्रकार का जो वर्क डन होगा वह वर्क डन कैसा होगा? वह वर्क डन रिवर्सिबल टाइप का वर्क डन होगा अर्थात उत्क्रमणीय कार्य होगा। दिस कंडीशन इज नॉन एज रिवर्सिबल एक्सपांशन, और यही कंडीशन क्या कहलाती है? उत्क्रमणीय प्रसार कहलाती है। सो मैक्सिमम वर्क इज ओनली ऑब्टेन्ड इन द कंडीशन ऑफ रिवर्सिबिलिटी। इसलिए हम ये कहते हैं कि अधिकतम कार्य केवल रिवर्सिबिलिटी की कंडीशन अर्थात उत्क्रमणीयता की कंडीशन में ही प्राप्त हो सकता है। और उत्क्रमणीयता की कंडीशन हमें पता है कि अपोजिंग प्रेशर का मान अनंत सूक्ष्म रूप से गैस के प्रेशर की तुलना में कम हो। अतः W मैक्सिमम कह दें, इसको अधिकतम कार्य कर दें, अधिकतम प्रसार कार्य कह दें, अथवा रिवर्सिबल W रिवर्सिबल कहते हैं, अथवा उत्क्रमणीय कार्य कह दें। दोनों ही कार्य का मान बराबर होगा और किसके बराबर होगा? PdV, यानी V1 से V2 की सीमाओं के मध्य समाकलन किसका? PdV का। सो इंटीग्रेशन विद इन द लिमिट्स V1 to V2 P into dV। यह हो गया हमारा मैक्सिमम रिवर्सिबल वर्क। वेयर W मैक्स इज द मैक्सिमम वर्क, W मैक्स मैक्सिमम वर्क को हम बता रहे हैं, एंड W रिवर्सिबल इज द रिवर्सिबल वर्क, और यह है उत्क्रमणीय कार्य। W मैक्सिमम कैन बी ऑब्टेन्ड बाय सब्सटीट्यूटिंग। W मैक्सिमम की वैल्यू हमें कैसे प्राप्त करेंगे? हम प्राप्त करेंगे सब्सटीट्यूट करके, प्रतिस्थापित करेंगे इस समीकरण में P के मान विभिन्न आयतन के मानों पर सब्सटीट्यूट अर्थात प्रतिस्थापित करके, और इन मानों को हम इस समीकरण का समाकलन करेंगे V1 से V2 आयतन की सीमाओं के मध्य समाकलित करके। इस समीकरण को हम W मैक्सिमम अथवा W रिवर्सिबल का मान हम प्राप्त कर लेंगे। अतः हमने ये स्पष्ट कर लिया कि W मैक्सिमम इज इक्वल टू W रिवर्सिबल, और ये हो गया इंटीग्रेशन विद इन द लिमिट्स V1 to V2 P into dV। अब माना कि जो सिलेंडर है, इस सिलेंडर में आदर्श गैस के n मोल भरे हैं, मोलों की संख्या n है। तो आदर्श समीकरण के द्वारा, क्योंकि आदर्श गैस के n मोल भरे हैं, अतः इस गैस के ऊपर आदर्श गैस समीकरण लागू होगी। और आदर्श गैस समीकरण क्या है? इट इज़ PV इज इक्वल टू nRT, जहाँ P प्रेशर है, T गैस का टेम्परेचर है, N नंबर ऑफ मोल्स है, और R है गैस कांस्टेंट, जिसे हम मोलर गैस स्थिरांक भी कहते हैं। और इस समीकरण के द्वारा हमें P का मान मिल जाता है, P इज इक्वल टू nRT अपॉन V, अर्थात nRT अपॉन V। अब ये जो P का मान है, इस P के मान को हम यहाँ समीकरण में W मैक्सिमम अथवा W रिवर्सिबल के समीकरण में इस P के मान को यहाँ हम रख देते हैं। अतः ऑन सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ P इन द इक्वेशन ऑफ रिवर्सिबल वर्क, अर्थात P का मान, इस P का मान nRT अपॉन V को हम ये जो हमारी मैक्सिमम या रिवर्सिबल वर्क की जो समीकरण है उसमें हम रख देते हैं। अतः W मैक्सिमम और W रिवर्सिबल क्या हो जाता है? यह है हमारा इंटीग्रेशन विद इन द लिमिट्स V1 to V2 P into dV, और P का मान हमने यहाँ रख दिया तो यह आ गया nRT अपॉन V, और dV ये पहले से था, तो यह हमारी समीकरण हो गई nRT अपॉन V इंटू dV। अब चूंकि ताप भी स्थिर होगा और n नंबर ऑफ मोल उस गैस के लिए निश्चित है, R मोलर का गैस कांस्टेंट भी निश्चित है, तो ये दोनों निश्चित है अर्थात कांस्टेंट हैं, तो कांस्टेंट का कभी भी इंटीग्रेशन नहीं होता है।
कांस्टेंट को हम फिर इंटीग्रेशन के बाहर, समाकलन के बाहर इनको लिख देते हैं, कांस्टेंट को बाहर निकाल के रख देते हैं, और जो वेरिएबल है अर्थात जो जिन वैल्यूज़ का मान चेंज हो रहा है उनका हम इंटीग्रेशन करते हैं। अतः हम क्या करते हैं, n और r जो कि कांस्टेंट है, इनकी वैल्यू क्योंकि इनका मान कांस्टेंट है इसलिए इनको हम इंटीग्रेशन से बाहर लिख देते हैं, इनका इंटीग्रेशन नहीं होगा, ये एक कांस्टेंट है। और चूंकि समतापी प्रक्रम के लिए ताप भी कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, समतापी प्रक्रम के लिए ताप स्थिर रहता है, और ताप स्थिर रहता है तो इस ताप को भी हम इस इंटीग्रेशन से बाहर निकाल देंगे, अर्थात इसका भी समाकलन नहीं होगा और इसको भी हम समाकलन से बाहर लिख देते हैं। अतः हमारा W मैक्सिमम या W रिवर्सिबल हो जाता है nRT इंटीग्रेशन विद इन द लिमिट्स v1 to v2 dv अपॉन v। और dv अपॉन v क्या है, इट इज़ 1 अपॉन v इंटू dv है, और 1 अपॉन v इंटू dv, 1 अपॉन v इंटू dv का जो समाकलन है वो कितना होता है, ln v होता है, नेचुरल लॉग v। ठीक है, तो 1 अपॉन v इंटू dv का जो समाकलन है उसका रिजल्ट क्या आता है, ln v, यानी नेचुरल लॉग इंटू v। अतः हमने इसका जो रिजल्ट है वो हम लिख देते हैं, समीकरण हमारी हो जाती है W मैक्सिमम और W रिवर्सिबल, अर्थात मैक्सिमम वर्क और रिवर्सिबल वर्क इज इक्वल टू nRT ln v, और जो लोअर लिमिट v1 और अपर लिमिट v2। अब हम क्या करते हैं, चूँकि हमने लॉग पढ़ रखे हैं तो लॉग्स में हम क्या करते हैं कि जो पहले अपर लिमिट है उसका मान रखते हैं माइनस फिर जो लोअर लिमिट है उसका मान रखते हैं। तो आगे हमारी समीकरण ये रूप ले लेती है कि यह रूप ले लेती है W मैक्सिमम इज इक्वल टू W रिवर्सिबल इज इक्वल टू nRT और ln v, v2 अपर लिमिट, ln v2 पहले अपर लिमिट लिखते हैं माइनस फिर लोअर लिमिट लिखते हैं ln v1, यानी v का मान पहले v2 लिखते हैं फिर माइनस करते हैं फिर v का मान फिर लोअर लिमिट के रूप में v1 रखते हैं। तो इस प्रकार से हमारी समीकरण यह हो जाती है W मैक्सिमम इज इक्वल टू W रिवर्सिबल इज इक्वल टू nRT ln v2 माइनस ln v1। अब हमें पता है कि लॉग्स में जब माइनस होता है, माइनस लिखा हुआ होता है, जब सब्सट्रैक्शन होता है इसका मतलब वो डिवाइड होते हैं, और डिवीज़न के रूप में यह फॉर्म आ जाती है हमारी W मैक्सिमम और W रिवर्सिबल इज इक्वल टू nRT ln v2 बाई v1, v2 डिवाइडेड बाई v1, इस फॉर्म में हम इसको लिख देते हैं। अब हम क्या करते हैं, जो नेचुरल लॉग है उस नेचुरल लॉग को log टू द बेस 10 से रिप्लेस करते हैं, अर्थात ऑन रिप्लेसिंग ln नेचुरल लॉग बाई log टू द बेस 10, और log टू द बेस 10 में हम जब कन्वर्ट करते हैं इसको तो हमारी समीकरण 2.303 से मल्टीप्लाइड हो जाती है, इसलिए हम इस पूरी समीकरण को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2.303 से हम गुणा कर देते हैं और हमारी समीकरण बन जाती है W मैक्सिमम इज इक्वल टू W रिवर्सिबल इज इक्वल टू 2.303 nRT log टू द बेस 10 v2 बाई v1। log टू द बेस 10 को हम जनरली शो नहीं करते, सिंपली log लिखते हैं, इसलिए इट इज इक्वल टू log v2 अपॉन v1। यह हमारी समीकरण का रूप आ जाता है। परंतु स्थिर ताप पर हम अब इस समीकरण को एक और रूप में लिख सकते हैं। कौन सा रूप है, कौन सा फॉर्म है, अब हम उसको देखते हैं कि आदर्श गैस के लिए स्थिर ताप पर क्या होता है, आयतन का मान उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। स्थिर ताप पर किसी भी गैस का, आदर्श गैस का आयतन जो है वो उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती अर्थात इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होने के कारण हम इस रिलेशन को इस तरह से भी लिख सकते हैं P इंटू वी या V इंटू पी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, या फिर हम इसको और लिख सकते हैं, यदि दो गैसेज हैं तो उनके लिए विभिन्न दो मान क्या हो गए, V1 P1 इज इक्वल टू V2 P2, और इस रिलेशन को फिर हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि V2 बाई V1 इज इक्वल टू P1 बाई P2। यह समीकरण हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि V2 बाई V1 का मान हमें प्राप्त हो जाता है P1 बाई P2 के रूप में,
और यह मान जो है वो हम नेक्स्ट इक्वेशन में रख देते हैं। ये जो हमारी इक्वेशन हमें जो प्राप्त हुई थी ना, यह इक्वेशन उस समीकरण में हम v2/v1 का मान रख देते हैं। यहाँ जो v2/v1 है इसका मान हम क्या रख देते हैं, p1/p2। तो हमारी समीकरण बन जाएगी W मैक्सिमम इज इक्वल टू W रिवर्सिबल इज इक्वल टू 2.303 nRT log P1/P2। v2/v1 किसके बराबर है, P1/P2 के बराबर है, इसलिए यहाँ हम v2/v1 की जगह है P1/P2 हम लिख लेते हैं। तो इस प्रकार से हमें अधिकतम प्रसार कार्य अथवा अधिकतम उत्क्रमणीय कार्य यह प्राप्त हो जाता है। W मैक्सिमम इज इक्वल टू W रिवर्सिबल इज इक्वल टू 2.303 nRT log P1/P2। अब हम क्या करते हैं कि एक ग्राफ प्लॉट करते हैं दाब वर्सेस आयतन में, अर्थात P वर्सेस V में एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। इनकी विभिन्न वैल्यूज़ को हम आलेखित करते हैं और आलेखित करने पर हमें किस तरह का ग्राफ प्राप्त होता है, हमें इस तरह का ग्राफ प्राप्त होता है। P को तो हम y एक्सिस पर और वॉल्यूम को हम x एक्सिस पर प्लॉट करते हैं और इस प्रकार से प्लॉट करने पर हमें किस तरह का, इस तरह का ग्राफ प्राप्त होता है। और चूँकि आयतन V1 से V2 और दाब P1 से P2, तो यह कंडीशन, यह पॉइंट P1V1 को बता रहा है और यह पॉइंट P2V2 को बता रहा है और जो गैस है वो उत्क्रमणीय प्रसार कर रही है। तो जो शेडेड एरिया है, छायांकित भाग है, वक्र के नीचे का छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल है वो अधिकतम उत्क्रमणीय प्रसार कार्य के बराबर होता है या अधिकतम उत्क्रमणीय प्रसार कार्य को बताती है। ठीक है, तो द एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट ऑफ द कर्व, अर्थात छायांकित इस वक्र के छायांकित भाग का क्षेत्रफल जो है वो हमें मैक्सिमम वर्क ऑफ एक्सपेंशन बताती है, अर्थात अधिकतम प्रसार कार्य को के बराबर होता है या अधिकतम प्रसार कार्य के बराबर बताती है। तो इस प्रकार से हम हमारा लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।